बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं जी आप लोग जाओगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। आपके दिन का आगाज़ यकीनन भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ ही हुआ होगा। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। तो इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो आ चुका है और ये इलाके बादलों की लपेट में हैं। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम तो खुशगवार बनाया है। उधर कराची में भी अगस्त का तीसरा स्पेल जो है वो अब रंग दिखाने लगा है और सुबह सवेरे से ही कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। नवाबशाह, अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। पेशावर की अगर हम बात करें, वहाँ मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और ठंडी हवाएं चलती रही। जबकि बलोचिस्तान में बारखान और दीगर मकामात पर भी बारिश हुई है। तो आने वाले दिनों में शहरबानो मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। बिल्कुल, जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। बारिशों की मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, खतरनाक स्पेल नजर आ रहा है। कितना खतरनाक है ये मजीद और कब तक ये जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो डीप डिप्रेशन है वहाँ का शदीद कम दबाव है भारतीय गुजरात पर मौजूद है और इसका जो ट्रैक है वो आगे मगरब या जो मगरब की जानिब ही है, मगरब से जनूब मगरब की जानिब। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लोअर सिंध का एरिया है उसमें कराची, सुजावल, ठट्ठा, बदीन, ये जो पूरी पट्टी है सदरन सिंध की, इसके ऊपर से होता हुआ आगे मकरान की तरफ और ओमान की तरफ कह सकते हैं, मकरान के साहिल के पैरेलल या मकरान के साहिल के ऊपर से ओमान की तरफ जाएगा। तो 3 से 4 दिन अगले जो हैं इसमें है बारिश वक्फे वक्फे से, कभी हल्की कभी तेज़ और कभी कुछ जगहों में तो बड़ी मूसलाधार बारिश है। सिंध के तमामी डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी फॉल्स हैं, लेकिन जो सदरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कराची भी शामिल, सुजावल, ठट्ठा, बदीन और ये जो एरिया था पार्कर, उमरकोट वगैरह, इन अजला में ज़्यादा तेज़ स्पेल है निस्बतन जो शुमाली सिंध के अजला हैं उनके मुकाबले में। तो इसी तरह से यही मानसून हवाएं फैलती हुई पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लेंगी। पहले सदरन पंजाब और सेंट्रल और फिर नॉर्थ। तो उधर भी अगले 3 से यानी 31 अगस्त तक ये स्पेल चलेगा और मुल्क के आप कह सकते हैं कि 90% इलाकों में ये मानसून हवाएं फैलेंगी। इसी लो प्रेशर के बायस और कुछ उधर बे ऑफ बंगाल से भी आ रही हैं। तो मतलब ज़्यादातर जगहों में वही मॉडरेट टू हैवी फॉल्स हैं। केपी में भी, पंजाब के ख़ासकर जो जनूबी पंजाब का इलाका है डीजी खान वगैरह के साथ, कोई सुलेमान के हिल के साथ जो हिल टोरेंट्स और इसी तरह से की सूरत में फ्लैश खदशा है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला और जनूबी अजला यानी पूरा मकरान डिवीजन और इसी तरह से मशरक की जानब। सरदार सरफराज साहब, अभी जिस तरह से ये स्पेल जारी है, ये कहिएगा कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल का तो खदशा नहीं है? देखिए, दरियाई सैलाबी सूरत हाल का खदशा तो नहीं है क्योंकि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर कोई ऐसा बहुत हैवी स्पेल इन दिनों में एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि फ्लैश फ्लड वाला जो सिचुएशन होती है वो डेवलप हो सकती है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके, केपी के पहाड़ी इलाके और इसी तरह से कश्मीर और जीबी साइड पे भी, क्योंकि जीबी साइड पे भी अगले एक आध दिन छोड़कर वहाँ भी तेज़ एक बारिश का स्पेल मुतवक्की है। तो इस तरह से लोकलाइज फ्लडिंग नदी नालों में आती है, तो यानी आती है पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो कैफियत हो सकती है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, ये कैसा रहेगा? देखिए, उसमें यही होता है ना कि जो आपके हिली एरियाज़ होते हैं, जैसे केपी में स्वात डिस्ट्रिक्ट हो गया, मालाकांड पूरा डिवीज़न, उसमें नीर भी आता है, चित्राल भी, स्वात भी, और इसी तरह से दूसरी तरफ हज़ारा डिवीज़न में कोहिस्तान, कागान, नारान और गलियात का इलाका, और फिर मरी साइड हो गया, फिर कश्मीर हो गया और गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कराकोरम में आपको पता है कि लैंडस्लाइडिंग। तो ये जो तमाम एरियाज़ हैं इनमें तेज़ स्पेल बारिश का मुतवक्की है और तेज़ स्पेल के नतीजे में ज़ाहिर है फ्लैश फ्लडिंग होती है, नदी नालों में तो यानी आ जाती है, मकामी या लोकलाइज्ड फ्लडिंग आप उसे कह सकते हैं। तो उसके बायस फिर ये कि लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा रहता है और है, इस स्पेल के दौरान भी लैंडस्लाइडिंग भी मुतवक्की है। और सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि कब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहने वाला है? ये सिलसिला देखिए 31 अगस्त तक चलेगा। ये कुछ बलूचिस्तान के जो बिल्कुल मगरबी इलाके हैं यानी मकरान डिवीजन के जो आखिरी सिरा है उसमें तो हो सकता है 1 सितंबर तक चले, लेकिन 31 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में ये स्पेल चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब हमसे मौजूद है, मौसम के हवाले से बता
रहे थे मौसम की सूरत हाल आने वाले दिनों में कैसी रहेगी, अपना ख्याल रखें। बरसाती मौसम है और इसमें एहतियाती तदाबीर आप सब जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हमने महफूज रहना है। तो अब मुल्की सियासत की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। तो आजकल हम बात करें तो ताजरों और सियासी जमातों की कॉल पर मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। मुल्क भर के बाजार, मार्केट्स, दुकानें बंद रहेंगी, जबकि पहली बार बेकर्स, किराना, जनरल स्टोर्स, दूध और पोल्ट्री शॉप्स भी इस हड़ताल में शरीक होंगे। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कई शहरों में जुज़वी और कई शहरों में मुकम्मल हड़ताल देखने में आ रही है। सेंट्रल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर काशिफ चौधरी ने भी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर मुतालबे या मुतालबात पूरे ना किए गए तो 2 रोज़ा शटर डाउन हड़ताल को गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल में बदल दिया जाएगा। एहतजाज सिर्फ क़यादत का मसला नहीं बल्कि कारोबारी बका का मामला है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ये दावा कर रहे हैं कि चित्राल से कराची को तारीखी हड़ताल हम करेंगे और हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि IPPs को आवाम नहीं पाल सकते, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। ताजरों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वाज़े कर दिया है कि IPP से मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकते। बिजली महंगी होने की वजह IPPs की पॉलिसी नहीं बल्कि मुल्क के मुआशी हालात हैं। उन्होंने बिजली सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट कीमत में 2 रुपये 37 पैसे कमी का इंदिया दे दिया। जी बिल्कुल, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के तर्जुमान फ़रीद पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद पराचा साहब, कैसे हैं सर? जी वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। पराचा साहब, अभी सूरत हाल आपके सामने है, दोबारा एहतजाज की कॉल दी गई है, अब तो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। तो हुकूमत के साथ जो पहले मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद में तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो अभी क्या नौबत आ गई ऐसी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हड़ताल भी उसी का तसलसल है। 14 दिन धरना हुआ था और ये मामूली बात नहीं है। बारिशों का मौसम था, हबस का मौसम, गर्मी का मौसम, लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए और मुसलसल 14 दिन वो बैठे रहे। और इस आलम में कि उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कोई ट्रैफिक में रुकावट नहीं डाली। मुतालबे बड़े वादे थे। वो मुतालबा आपका भी हो सकता है, मेरा भी, सबका है मुतालबा कि जी बिजली के जालमाना बिल आ रहे हैं। कोई जिस आदमी की जितनी आमदन है उससे आमदन से भी कई गुना उसको बिल आता है। उसकी तनख्वाह अगर 25,000 है तो बिल उसको 35,000 का आया है, कहाँ से देगा? और ये मुसलसल हो रहा है। और ये नहीं है कि जी कोई एयर कंडीशन चलाने वालों को जिनका एक पंखा और एक बल्ब है उनको भी 12-12 हज़ार का बिल उनको भी आ जाता है, कहाँ से देंगे? और हुक्मरानों को कत्तन कोई परवाह नहीं है। इसमें हमारे मुतालबात में ये बात भी थी कि IPPs का वाला भी सिलसिला वो ख़त्म किया। ये IPPs लूट मार रहा है, यानी एक ऐसी खुली लूट मार रहा है कि एक बच्चा भी कहेगा कि ये कैसे है कि जी आप से हम नहीं भी बिजली लेंगे तब भी आपको पैसे देंगे। आप जितनी बिजली बना सकते हैं, चाहे हम 1 यूनिट भी न लें, हम आपको पैसे देते रहेंगे। राजा साहब, अब वो IPPs के साथ अगर मुआहदों को छेड़ते हैं तो वो पेनलाइज होने का खदशा है। पहले तो जिन्होंने मुआहदे किए हैं उनको कटहरे में लाएं। इतना जालमाना मुआहदा, कौम को आपने गुलाम बना दिया, नस्लों को आपने तबाह कर दिया। आपने हर घर के अंदर एक इंतहाई जो बेजारी, मायूसी वो पैदा कर दी। तो इसी तरह से उनको लाया जाए, आर्टिकल 6 के तहत उन पर किया जाए। तो कहा है कि जिन अफसरों ने हटाया जाएगा, हाँ, जिन अफसरों ने इनकी मंजूरी दी उनको। फिर उसके बाद ये कि ये तो कोई मुआहदा नहीं है। दुनिया के अंदर कोई एक मिसाल हमारे हुक्मरान पेश कर दें, किसी और मुल्क ने भी इसी तरह का मुआहदा किया है। अब ये कि इसमें जो चीज़ें थी, मुआहदे 2 तरफा होते हैं। ये नहीं है कि जी आपने पैसे देते चले जाना है, इसलिए कि देने वाले भी वो खुद हैं, लेने वाले भी वो खुद हैं। इसमें मसलन ये था कि उनको कैपेसिटी एक देनी है, उसके मुताबिक आप मसलन जो 94 में लगे हैं पावर यूनिट, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो 15% दे रहे हैं। हुकूमत उनसे मांगे कि जी जितनी कैपेसिटी आपकी थी वो आप हमें दें, नहीं दे सकेंगे तो मुआहदा तो ख़त्म हो गया। तो अभी पराचा साहब, जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं, भी आर्टिकल 6 का आपने जिक्र किया, तो ये भी क्या ऑफिशियल एक मुतालबा है कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए थे तो उन पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो? जी बिल्कुल, उनको उनकी फहरिस्त दी जाए, कौम के सामने लाया जाए, बेनकाब किया जाए, फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। फिर उसके बाद आज ताजरों की भी साथ हम, यानी ताजर
अपनी मसाइल के लिए भी साथ शटर डाउन कर रहे हैं। और तंग आमद बजंग आमद आखिरी मरहले तक कौन अपनी दुकान बंद करता है, लेकिन यह है कि उनको पता है कि कारोबार ही बंद हो चुके हैं। वो एक दिन की दुकान को बंद करने को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके कारोबार चलते रहे। पर आचा साहब, इससे पहले जो जमात इस्लामी की जानिब से हड़ताल दी गई 15 दिन, आपने बताया कि बारिश में, सख्त गर्मी में, शदीद हब्स में आप लोग बैठे रहे, आप लोगों से कहा गया कि आपके ये मुतालिबात पूरे होंगे। वो ये बताएं कि कौन कौन से मुतालिबात कहे गए थे कि पूरे होंगे और कौन कौन से अभी तक हुए हैं और कौन से नहीं हुए? देखो, कुछ थोड़े बहुत अमल दरामद शुरू हुआ। मसलन ये था कि हमने कहा कि बिजली की कीमतें कम करें, तो उन्होंने कहा हमने कम कर दी। उन्होंने वो मुतालबा कम करने वाला तो ना किया, 2 महीने के लिए पंजाब की हद तक एक रिलीफ का ऐलान किया कि हमारा मकसूद नहीं है, हम पूरे मुल्क के लिए डिमांड करते हैं और उसके बाद मुस्तकिल करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस पे जो टैक्सेस शामिल हैं वो किस लिए हैं। अब मसलन आपका बिल है, आपके बिल के अंदर जीएसटी भी शामिल है जी, इनकम टैक्स भी शामिल है। भाई किस चीज का? अब बिजली के आप बिल दे रहे हैं या इनकम ले रहे हैं कि जिसकी आपको इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स उसमें शामिल है, उसमें जीएसटी उसमें शामिल है, कितनी और चीजें, यानी 14 किस्म के उसमें टैक्स शामिल है। तो हम कहते हैं ये बंद करें। टीवी का भी, मतलब पीटीवी का, अब तो सुनने में आया था कि रेडियो का भी टैक्स डालेंगे। मस्जिदों को भी जा रहा है, उसमें गरीब आदमी जिसने कभी जिंदगी के अंदर टीवी खरीदा भी नहीं है उसको भी जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना जी, अदलिया को भी सोचना चाहिए जो सुओ मोटो लेते हैं कि इससे ज्यादा धांधली क्या है, इससे ज्यादा जुल्म क्या है। तो ये हड़ताल जो है ना जी, ताजरों को, अब ताजर दोस्त एक स्कीम लाई गई थी, वो ताजर कहते हैं ये ताजर दोस्त है, ये ताजर दुश्मन है। आप लोगों को एक इस तरह से नाकाबिले अमल है कि आप उन पर रोजाना के लिहाज से, बाद कारोबारों पर रोजाना के लिहाज से 25,000 रुपया उन्हें रोजाना देना पड़ रहा है। कैसे देंगे 25,000 रुपया? अच्छा, इसी तरह सेल्स जीएसटी या सेल्स टैक्स लगा दिया जी, मैं विद होल्डिंग टैक्स आटे पर, चावल पर और इसी तरह से स्टेशनरी पर और बाकी चीजों पर विद होल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स है उनमें शामिल कर दिया। अच्छा पराचा साहब, अभी ये बताएं, अभी जो हड़ताल होने जा रही है ये कितनी दिन रहेगी और इसकी नौयत क्या होगी और इसका क्या कहते हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, पूरे मुल्क में होगी? अच्छा, एक तो पूरे मुल्क में है। 16 अगस्त को ताजरों ने ये कहा था कि जी हम ये हड़ताल कर रहे हैं। हुकूमत के पास है 12 दिन मौजूद थे, बात करनी हो तो 12 दिन काफ़ी होते हैं। आप बुलाएं, आप मुज़ाकरात करें, आप पूछें, आपको नोटिफिकेशन वो कहते हैं ये पहले आप वापस लें, कोई हुकूमत का एतमाद तो कायम हो। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये बुनियादी तौर पर आज के दिन है, लेकिन अगर मुतालबात के पूरे होने का कोई रास्ता सामने नहीं आता फिर ये हड़ताल भी आगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो सकती है। फिर पहिया जाम का भी अपील की जा सकती है। और ऑपोजिशन जमातों में से किसी और जमात ने आपका साथ देने की हामी भरी है, आपकी तरफ से कोई राब्ता किया? कारकुन सारी जमातों के साथ हैं, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के भी कारकुन हमारे साथ। अच्छा पराचा साहब, पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि बिजली सस्ती कर दी गई है। वफाक ने 200 यूनिट के सारिफिन को रिलीफ दी है, जबकि 500 यूनिट तक के सारिफिन को पंजाब हुकूमत रिलीफ दे रही है। तो क्या ये हुकूमत के जो दावे हैं आप इससे मुत्तफिक हैं? लेकिन वो जो मुहावरे हमारे होते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये इसी तरह की चीजें हैं। किसी चीज का बोझ कम करना हो ना तो जी आप जहाज का बोझ कम करना है, डूबते जहाज का, तो एक स्ट्रे उठा के बाहर फेंक दे और कहें जी हमने बोझ कम कर। भाई ये अब लोगों की गर्दनें टूट गई हैं, कमर टूट गई है, जिंदा दरगोर आपने कर दिया है। आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि 2 महीने के लिए 14 रुपए यूनिट। हम कहते हैं आप ये न करें, आप टैक्स खत्म करें इसमें से। ये तो कर सकते हैं ना, टैक्स वसूल करने के लिए FBR मौजूद है, उसको महकमे का आपने ये आसान तरीका देखा हुआ है कि बिजली के बिलों में टैक्स पे और बिला तमीज भेज दे, जिस पे टैक्स लगता है उसको भी भेजे, जिस पे नहीं लगता उस पे लगे। अच्छा, जिन पे लगता है उनसे नहीं ले रहे। तो अभी पराचा साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि जी टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, गरीब जो अवाम है वो पिसता जा रहा है तबका। सर ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मुतालिबात हैं इस बार कि जिन पे आप कह रहे हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होगा, ये होगा तो ही हड़ताल या एहतजाज खत्म होगा? मैं कोई जो ताजरों का उन्होंने भी यूनानी मसली जो अपना तय किया हुआ है वो ये है कि ये ताजर दोस्त
जो स्कीम दी गई है इसको वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी और वो किया ताजे जाए। दोस्त होनी चाहिए। अच्छा, वो ताजर दुश्मन है। अच्छा, दूसरा हमारी तरफ से भी, यानी हम ये कहते हैं कि जी आप IPPs को या बिजली यूनिट तो कम करना लाजमी है, लेकिन बुनियाद ठीक करें। ये IPPs को जो कैपेसिटी के नाम पर लूट मार हो रही है, ये बंद करें। ये मतलब यह है ना कि जी कितने कितने करोड़ रुपया एक महीने के अंदर या अरब रुपए एक महीने के अंदर एक यूनिट को अदा किए गए हैं। उसमें 52% यूनिट खुद हुकूमत के अपने हैं। तो हुकूमत अपने यूनिटों पर तो ये कैपेसिटी न ले, कौम से ले रही है ना। आपने कौन से अपनी जेब में से किसी वजीर आजम ने या किसी सदर ने अपनी जेब से देनी है, वो मेरी और आपकी जेबों से निकाल के। और तो प्राचा साहब, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं वो हुक्मरानों में भी शामिल हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, और उनके पैसे भी, उनकी जो बिल के पैसे हैं वो भी हमारी जेबों में से जा रहे हैं। मुफ्त बिजली उनको दी जा रही है। यहाँ पर एक पूरी अशराफिया है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, इसी तरह गैस, मुफ्त एयरलाइंस, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनको गाड़ियाँ दी जा रही। यानी ये भी एक तरफा तमाशा है। आप UK है, दीगर ममालिक हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनका उन ममालिक के अंदर भी सेंट्रल पूल में गाड़ियाँ होती हैं, और किसी को ज़रूरत होती है तो वो गाड़ी उसको दी जाती है। हमारे यहाँ 90,000 गाड़ियाँ वफाकी हुकूमत के पास है, और वो 90,000 गाड़ियों का पेट्रोल कौम दे रही है। और वो 90,000 गाड़ियों में बाद ऐसे भी हैं कि 18वें ग्रेड के अफसर के पास भी वो गाड़ी है कि जो गाड़ी 3 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर चलती है। और ठीक है, मतलब आवाम के पास ना तो गाड़ी है, गाड़ी खरीदना भी चाहे तो इतने पैसे नहीं है, इतने महंगी टैक्सेस हैं और इतना सब कुछ है, और अगर गाड़ी है तो वो घर में खड़ी है, पेट्रोल बहुत महंगा है। नहीं, यहाँ तो मोटरसाइकिल भी बेचारा कोई नहीं ले सकता, लेकिन मोटरसाइकिल को पेट्रोल नहीं दे सकता। अभी तो पराचा साहब, ये मुल्क में ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपके सामने बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं हमारी, उनकी जानिब से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जाहिर है वहाँ पर भी एक लागत तो आती है, खर्चा होता है, और फिर मईशत की सूरत हाल मुल्क की वो भी सबके सामने है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से तो बाकायदा ऑस्टेरिटी कैंपेन का आगाज़ किया गया है। उन्होंने तो कहा है कि जी हम लोग जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली जो है पैसे वहाँ पर देंगे। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है, खंबीर है। आप अगर उसके लिए वहाँ पे कलभूषण यादव जैसे नेटवर्क काम कर रहे हैं, और हुकूमत के पास आम आदमी से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। अब वजीर दाखिला, जिसके पास सबसे ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए जी, और जिसे संगीनी का एहसास होना चाहिए, वो कह रहा है कि ये तो एक ऐसा चौकी मार है। यानी लोगों की लाशें गिर रही हैं, बिल्कुल हमारी फोर्सेस की, हम लोग शहीद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये ऐसा चौकी मार है। तो फिर क्यों नहीं आपने ऐसा चौकी मार दी? आप आज कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। कच्चे में जो कुछ हालात हुए हैं, यानी पुलिस के साथ, तो हम ये समझते हैं कि भाई सीरियस लें आप मामलात को। ये कुर्सी का खेल है, ये न खेलें। ये कुर्सियां हैं, मुल्क के साथ है, मुल्क सलामत है तो कुर्सी सलामत है। आप इस चक्कर के अंदर ही हैं कि ये अदलिया का मामला, फलां कानून साजी। आप इस बुनियादी चीज़, दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। एक अमन है जो कायम करना चाहिए, और दहशतगर्दी के मामले में एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और दूसरा मईशत है, मुल्क की मईशत। बिल्कुल, ये कर्जों वाली मईशत नहीं होती, ये तो तबाही है। तो राजा साहब, अभी संजीदा इकदाम नजर नहीं आ रहे आपको वज़ीर आज़म साहब के? वही तो बता रहा था मैं आपसे, इससे पहले सवाल भी मेरा इसी से रिलेटेड था कि ऑस्टेरिटी कैंपेन उन्होंने बाकायदा उन्होंने बोला कि जी हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, लेकिन ये तो लेकिन मराद कम नहीं होंगे। गे का लफ्ज है ना कि वो ये कौम को बताएं हमने ये किए हैं, कौन सा क्या किया है। वो कितनी प्रोटोकॉल जब निकलते हैं 50 गाड़ियां, तो क्या वो ख़त्म कर दी हैं 50 गाड़ियां? आप इस्लामाबाद में आप शराय दस्तूर पे या वहाँ पे जो रेड जोन है वहाँ खड़े हों तो कारवां चल रहे होते हैं, इधर से जा रहा है, थोड़ी देर बाद एक दूसरा प्रोटोकॉल। पराचा साहब, अजीम राना साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, और उसके जवाब में ये कहना चाहूँगी कि मर्रात और बाकी जो इनके बेनिफिट्स हैं वो तो बढ़ा दिए गए हैं। पता नहीं वज़ीर आज़म साहब कौन सी चीज़ कह रहे हैं कि वो कम कर देते हैं, नहीं कर देते, कोई समझ में नहीं आ रही। शायद आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मुल्क पर जिन्होंने जान कुर्बान की शहदा के हवाले से। तो तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और हिजरत की तारीख हो
या फिर दिफाए पाकिस्तान की। हमारी तारीख और आवाम और पाक फ़ौज के जवान हमेशा पेश रहे हैं। अफसरान की अगर बात की जाए, उनकी शजाअत, उनकी बहादुरी, कुर्बानी की दास्तानें भरी पड़ी हैं। हमारे मुल्क से मोहब्बत और वफादारी की मलामत बन जाने वाली ऐसी बेशुमार दास्तानें हैं जो ना सिर्फ हमें याद रखनी है बल्कि अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल भी करनी है और बार बार दोहरानी भी हैं। गाजी मिल्लत और वतन से मोहब्बत की सरशार मिसाल जो है सिपाही मकबूल हुसैन, आज उनकी 6ठी बरसी है। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से 2005 तक भारतीय कैद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर ये बता दिया कि वतन से मोहब्बत क्या होती है और धरती से मोहब्बत का मतलब क्या है। बिल्कुल जी, और उनके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, मुलाहिजा कीजिए। दुश्मन की सरजमीन पर 40 साल तक मुसलसल जुल्म तशद्दुद के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के बहादुर और साबित कदम सिपाही मकबूल हुसैन की अजमत को सलाम। अगरचे दुश्मन ने उनकी जुबान तक काट दी, मगर अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनसे एक राज भी ना उगलवा सके। वो 1965 से लेकर 2005 तक एक पिंजरानुमा तंग और तारीख कोठड़ी में कैद रहे। वो कटी जुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर मौजूद चेथड़ों की मदद से दीवार पर अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते रहे। 1965 में कश्मीर के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की गोलियों से जख्मी हो गए, जिन्हें भारतीय फौज ने कैदी बना लिया, लेकिन उनको जंगी कैदी का दर्जा ना मिला और ना ही पाकिस्तान को उनके बारे में कोई इत्तला दी गई। 20 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको मिसिंग इन एक्शन करार दे दिया। लातादाद सौबतें बर्दाश्त करने वाले इस जवां हिम्मत सिपाही को 2005 में माहीगीरों के साथ रिहाई मिली, तो उसे आजाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले फौजी नंबर 3,35,139 के सिवा कुछ याद न था। 23 मार्च 2005 को सिपाही मकबूल हुसैन को सितारा जुर्रत अता किया गया। वो 28 अगस्त 2018 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कीजिए। नाजरीन, अब कुछ टैलेंट की बात करते हैं। इस खुदादाद सलाहियत और टैलेंट की बदौलत पाकिस्तान में लोग कई ऐसे हैं जो अपना नाम कमा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हमेशा ऐसे यंग टैलेंट को आपके सामने लाएं जो दुनिया भर में अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में भारत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड ए पर्सन, ये इस टाइटल है जी इस रिकॉर्ड का, जो इन्होंने बनाया है जी सुफियान मसूद ने, और ये रिकॉर्ड अपने वालिद के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। दिलचस्प बात यह कि डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले सुफियान मसूद के वालिद इरफान मसूद भी 8 साल के कम अरसे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, और 2023 में इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। तो आज ये शहरबानो दोनों मेहमान हमारे साथ। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम करते हैं भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने और आलमी रिकॉर्ड बनाने पर। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, ये ब्रेक किया है, इसके बारे में बताइएगा। ये रिकॉर्ड ब्रेक करने में कितनी मेहनत लगी, आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया, और बेबी को, आप जो आपका बेटा है उसको आपने किस तरह से ट्रेन किया? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत डिफिकल्ट रिकॉर्ड था। इसको हमने काफ़ी टाइम यूट्यूब पे देखा था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जो चैनल है वहाँ पे। इसके लिए हमने ट्राई भी किया, लेकिन चूँकि रिकॉर्ड काफ़ी कम टाइम में हमने अटेम्प्ट करना था, तो इसका जो टाइम फ्रेम था वो काफ़ी कम था। अटेम्प्ट करने के बाद हमें लगा कि ये पॉसिबल नहीं इसको ब्रेक करना, लेकिन हमने मेहनत की, 5-6 महीने लगातार मेहनत की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया है। इरफान साहब, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को, हमें भी ये होता क्या है फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड ए पर्सन? ये जो कोविड चल रहा था, कोविड के दौरान उन्होंने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से उन्होंने एक चैलेंज निकाला हुआ था कि ये एक क्वाला चैलेंज भी इसको बोलते हैं, कि ये कम टाइम में कौन परफेक्ट तरीके से कर सकता है। तो उस टाइम ये काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया था। फिर उसके बाद ये रिकॉर्ड इंडिया के जो वहाँ पे 2 एथलीट्स थे उनके पास रहा है, उन्होंने ब्रेक किया ये रिकॉर्ड। बिल्कुल जी, बहुत मुबारक हो, आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। वैसे हम लोग सुफियान के भी फुटेजेस देख भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, माशाल्लाह छोटे से हैं लेकिन लग बहुत शार्प रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सरसाइज है जो रह गई है जो इन्होंने ट्राई नहीं किया है। तो सुफियान बात करेंगे, जो सुफियान से कर सकते हैं हम बात?
सुफियान आपसे पूछ रहे हैं। जी सुफियान, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? हाँ। अच्छा सुफियान, आप बताएं जरा, कितना मुश्किल था ये करना, ये रिकॉर्ड लगाना? आपको पता है आपने क्या किया है? 6 महीने की प्रैक्टिस की है। 6 महीने की। आपकी एज क्या है सुफियान? हाउ ओल्ड आर यू? उम्र कितनी है आपकी? 5 साल के हो आप सुफियान। बाबा ने आपको कोई लालच दिया था, कोई चॉकलेट्स का, कोई कैंडीज का, कि अगर आप ये करोगे तो मैं आपको सरप्राइज दूंगा, चॉकलेट दूंगा या फिर साइकिल लेके दूंगा? कि मैं साइकिल लूंगा कि रिकॉर्ड दूंगा? नहीं सुफियान शर्मा रहे थे। सुफियान अभी बहुत छोटा है माशाल्लाह से, 5 साल की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड लगाया है। कारनामा बहुत बड़ा करती है। बड़ा धमाका। हाँ, पॉकेट साइज पावर हाउस साबित हुए सुफियान। और इरफान साहब, हमें ये बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा बेबी है, 5 साल का बच्चा है, तो इसको किस तरह से आपने ट्रेन किया? बड़ा मुश्किल होता है कि आप जब, चले घर में तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब मुकाबले पे आप जाते हैं तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है। मैं बताता चलूँ, मेरी एकेडमी है डेरा इस्माइल खान में। वहाँ पे अब तक हमारे क्लब के 18 स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ। सुफियान काफ़ी कम उम्र से वहाँ पे मैं लेके जाया करता था ताकि वहाँ पे वो माहौल में एडजस्ट हो। अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह, मार्शल आर्ट्स की एक्टिविटीज़, बॉक्सिंग, इनको सिखाया करते थे। बाकी ये चीज़ें हम सिर्फ ये नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग, कोशिश होती है कि ये वर्ल्ड लेवल पे अपने मुल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। आप बड़े होकर क्या बने सुफियान? क्या बने बड़े होकर? जी, आप क्या चाहते हैं? आपका क्या ख्वाब है? सुफियान बड़े होकर क्या बनना चाहता है? सुफियान बड़े होकर क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। क्या बात है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। इरफान साहब, हमारी तो दुआएं हैं, हमारी तमाम बेस्ट विशेस हैं सुफियान के साथ, बल्कि आपके साथ भी। आप ये बताइएगा कि ये थ्रू आउट जो आपका जर्नी रहा है अब तक का, आपको जो सदारती अवार्ड बराए उसने कारकर्दगी से नवाजा जा चुका है, तो अभी मुस्तकबिल के लिए क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, और अब तक का सफ़र आपको कैसा रहा? मुश्किल था, आसान था? सबसे पहले अगर सफ़र की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे डी खान काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उस लेवल पे सपोर्ट नहीं है। स्पेशली जो लोगों का माइंड सेट है वो स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी अच्छा नहीं है। लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है। सबसे पहले उनको मोटिवेट करना, यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। फिर स्पॉन्सरशिप, फिर फैसिलिटीज़ ना होना, उनके बावजूद हमने अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत जारी रखी। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला एथलीट में बना के, जिन्होंने कम टाइम में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेजेस हमने फेस किए। कल अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान ने जब रिकॉर्ड ब्रेक किया, कल हमारी PM शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, तो अप्रिसिएशन उसके बाद जब मिल जाए इतनी मेहनत के बाद, तो इंकरेजमेंट बढ़ जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब और सुफियान कि आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। के साथ हैं, आगे बढ़े, मुझे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तंबाकू से हर साल 8 मिलियन से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। उनमें 1.3 मिलियन ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो खुद ब खुद तंबाकू नोशी करते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझ जैसे बेचारे धुएँ का शिकार हो जाते हैं। तो WHO का कहना है कि दूसरे लोगों के छोड़े हुए धुएँ में 7,000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं, जिनसे 70% आपको कैंसर हो सकता है और कैंसर के असरात उसमें पाए जाते हैं। तंबाकू नोशी ना करने वालों के लिए दूसरों के छोड़े हुए धुएं जो है ना बड़े ख़तरनाक हैं। तो फेफड़ों के लिए बहुत ख़तरनाक है। फेफड़ों का कैंसर 20 से 30% तक इसका खदशा बढ़ जाता है। ऐसे में एक सवाल ये है कि ऐसा कौन सा तरीका है कि हम स्मोकिंग तो नहीं करते, लेकिन हम स्मोकिंग के धुएं से किस तरह से बच सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा? लेकिन शहर बानो जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग की लत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो योगी वो भी मैंने देखा बहुत सारे लोग वैसे एक दफ़ा छोड़ दें तो छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि एडिक्शन का मुकाबला करने के लिए वाकई आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो विल पावर चाहिए। तो रुबीना कहिए जी योगी नईम के पास, और वो बता रहे हैं तरीका कि योगा के जरिए आप सिगरेट नोशी से कैसे बच सकते हैं। आइए देखते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा कि तंबाकू नोशी का मर्ज़ बहुत आम हो चुका है। जो बच्चे हैं अभी 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, वो सिगरेट्स पीना बहुत स्टार्ट कर देते हैं। तो आज फिर फिटनेस के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं योगी नईम साहब। और आपने अक्सर देखा होगा हम हेल्थ इश्यूज़ पर बात करते हैं, तो आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कहा जाता है कि जो तंबाकू नोशी है योगा के जरिए ख़त्म हो सकती है, तो इस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल बहन, तंबाकू नोशी जो है एक ऐसा मर्ज़ है कह लें कि जो आम होता जा रहा है, बल्कि ज़्यादातर बच्चों में ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंट से सीखा जाता है या फिर खुद बच्चों में एक ख्वाहिश पैदा हो रही है कि हम सिगरेट पिएं? शुरू में तो शौकिया पीते हैं सर। ठीक है। शुरू में तो जो है वो इसलिए पीते हैं कि मेरा दोस्त पीता है, मेरा कज़न पीता है तो मैं भी पीऊँ। ओके। और उसके साथ बैठक का असर होता है, लेकिन इसको छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। देखें, जो तंबाकू नोशी करते हैं, ये अगर आप इनसे पूछें कि आप क्यों सिगरेट पीते हैं तो वो कहते हैं खाने के बाद गैस हो जाती है। ओके। पेट फूल जाता है, अगर ना पिए तो पेट वो जो है वो बिल्कुल भर जाता है गैस से, मैंने भी हवा अक्सर देखा है लोग खाना खाने के बाद सिगरेट पीने जाते हैं, इसकी क्या एक वजह है? जी वो ना पिए तो फिर उनको वाकई गैस बनती है। अच्छा। हाँ, वो गैस बनना शुरू होती है पेट के अंदर। तो बहुत आसान हल है। क्या गैस किसी और चीज़ से ख़त्म नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि एक तो देखें, सबसे पहले एक ब्रीदिंग करनी होगी। ओके। एक ब्रीदिंग है जो बिल्कुल सिगरेट पीने की तरह की जाती है। ओके। अगर आप उसको करना शुरू कर दें और उससे जो है वो आपको इसमें बड़ा फ़ायदा होगा कि आप सिगरेट नोशी से बच जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात है वो लोग जो सिगरेट बाकी छोड़ना चाहते हैं वही ब्रीदिंग करेंगे। बिल्कुल, ये तो लाजमी सी बात है कि जो छोड़ना चाहता है वो वही उसको छोड़ फ़ायदा सकेगा। उसी को फ़ायदा होगा इससे। देखिए, मुंह से सांस लेना है और नाक से निकाल देना। ठीक है। जब हम सिगरेट पीते हैं तो हम मुंह से ही सांस ले रहे होते हैं ना। अच्छा। मुंह से ही सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है, इस हाथ को हटा लेना है। ओके। और मुंह से वैसे सांस खींचना है, नाक से खारिज कर देना। ओके। कभी सिगरेट नहीं पी इसलिए मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, मुंह से। वो अली सीना ने कहा कि अगर आप मुंह से सांस लेके नाक से छोड़ते हैं तो आपकी बहुत सारी आदतें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ओके। जिस चीज़ों के आप आदी हो जाते हैं उनसे आप निकल सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम इसकी एक और टेक्निक है जिसको हम काकी मुद्रा कहते हैं। ठीक है। अगर आप उस तरह सांस ले लें तो इससे और फ़ायदा बढ़ जाएगा। ये चारों उंगलियां साथ मिलाएं, पोर मिला लें। ओके। और अंगूठे के साथ नाक बंद कर लें, फिर मुंह को गोल करके सांस लेंगे ऊपर देखते हुए। मुंह को फुला के आपके चिक्स फूल जाएं और चिन को यहाँ टच करेंगे जहाँ पे आपका जो है ये चेस्ट की जो हड्डी शुरू होती है जहाँ से, वहाँ से चिन को टच कर लेंगे, मुंह को फुला के रखेंगे। ठीक है। और फिर जब सांस को निकालना है फिर नाक से निकाल देंगे। मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है। प्लीज़ ये वो सारे नाज़रीन इस एक्सरसाइज को फॉलो करें जो कोई भी अपनी आदत को छोड़ना चाहते हैं, और स्पेशली अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आप ब्रीदिंग करें और फिर ये पोस्टर करें। वैसे भी सिगरेट बहुत महंगी हो चुकी है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे इस चीज़ को। तो ये इतनी बेहतरीन ब्रीदिंग है कि जब मुंह से सांस लिया जाता है और नाक से खारिज किया जाता है तो इससे खुद ब खुद जो गैसेस बनती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं और गैसेस बनती नहीं हैं। ठीक है। और इसका नाम है काकी मुद्रा। ओके। अच्छा, मैं इसका एक और बेनिफिट बताता हूँ, आप इसको रोज़ करेंगी। ठीक है। काकी कहते हैं कश्मीरी ज़बान में छोटी बच्ची को। ओके। योगा ये कहता है कि जो काकी मुद्रा करता है उसकी स्किन कभी बूढ़ी नहीं होती। ठीक है। स्किन के भी बहुत अच्छे इश्यूज हैं। अच्छा, वैसे ये जो गैस है ये ख़वातीन में क्यों नहीं बनती, ये सिर्फ मर्दों में क्यों बनती है? ख़वातीन में भी बनती है। अच्छा, कभी औरतें सिगरेट नहीं पीती जितनी मर्द? फिर भी बनती है। ख़वातीन में गैसेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो और गैसेस का सिर्फ इशू जो है वो सिगरेट के साथ नहीं है। ठीक है। गैसेस का इशू जो है ये स्ट्रेस के साथ है। आप ओवर थिंकिंग जब करते हैं तो गैसेस बनती हैं, सिर्फ सिगरेट पीने से नहीं बनती। और अगर हम इसको और जो है वो बेहतर करना चाहें तो हम एक प्रेशर पॉइंट भी बताते हैं आपको, जिससे जो है वो आप इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ब्लोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं पेट के अंदर, तो लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये जगह है, इसको यूँ नीचे की तरफ मसाज किया करें। अगर आप सिगरेट नहीं पीना चाहते और आप चाहते हैं गैसेस ना बने, ओके, ये जगह है। अगर आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा इसको करीब करके तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि ये जो जगह है, ये वाली जगह जहाँ पर एक हाथ पर जिन लोगों की कहते हैं शोहरत की लाइन जा रही है, एज लाइन जो है ना, इसके अंदर वाली साइड, अंगूठे वाली साइड,
इसको अगर आप इस जगह से कोई ऑयल लगा लें, ठीक है, कोई लोशन लगा लें, इसको यहाँ से यूं मसाज करते रहें खाने के बाद। ओके। खाना खाने के बाद आप सिगरेट पीने के बजाय 5 मिनट इस पे लगा लें, तो आप 5 मिनट ये मसाज कर लें तो आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं होगी। ये फॉरेन इफेक्टिव है। ठीक है। होता ये है कि वो खाना ना वो हजम नहीं होता सिगरेट ना पिए तो वो खाना उनका ऊपर की तरफ आता है। ठीक है। तो वो बेहतर है कि वो इसको नीचे की तरफ यूँ मसाज करें अंगुलियों की तरफ, तो इससे जो है वो खाना नीचे की तरफ जाएगा और खाना हजम हो जाएगा, गैसेज नहीं बनेगी। फिर अब हम बात करते हैं कि योगा लॉक की। ठीक है। योगा लॉक जो है अगर वो कर लिया जाए तो इससे जो है वो ज़हनी सुकून मिलता है, ज़हनी तौर पर आप जो है वो रिलैक्स होते हैं और नेगेटिव एनर्जीज से बचते हैं। ठीक है। कोई भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो फिर आप जो है वो नेगेटिव चीज़ों में पड़ते हैं ना, इसे कहते हैं लोक योगा। नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो नेगेटिव एक्टिविटी होती है ना इंसान की। अब नेगेटिव एक्टिविटी से आपने बचना है तो आप लाजमी योगा लॉक सीखें। आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप आलती पालती में बैठ जाएं। ठीक है। आप अगर इस तरह लॉक नहीं लगा सकते। अच्छा, इसे कहते हैं योगा लॉक। हाँ जी, नहीं ये तो है कमल आसन। अच्छा, कमल आसन। अच्छा, कमल का भी बड़ा प्यारा मतलब है, कमल का फूल होता है। यस। योगा ये कहता है कि जो शख्स इसको लगाता है वो बिल्कुल उसी तरह ज़हनी तौर पर पाक साफ हो जाता है जिस तरह गंदगी में कमल का फूल अपने पत्ते साफ रखता है। अगर आप अपनी सोचों को प्योर करना चाहते हैं तो आप इस तरह बैठा करें। ठीक है। इस तरह ये सोचों को प्योर करने के लिए कमल आसन इसे कहा जाता है। वो जो कमल और देखिए गंदगी में उगता है, गंदगी में उगता है कमल और उसके पत्ते बड़े साफ होते हैं। तो जो योगा ये कहता है कि जो कमल आसन लगाता है वो जितनी मर्जी बैठक में बैठ जाए वो उसकी सोचें साफ रहेंगी, दिमाग की जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब इसको इस पोजीशन में आप बैठ के अभी हम ये कौन सा करने वाले हैं? अभी योगा लॉक। ठीक है, योगा लॉक। योगा मुद्रा भी कहते हैं इसको। कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींच लेंगे और यहाँ रुक जाएंगे। फिर हाथों से आहिस्ता आहिस्ता वापस। ठीक है। जितना इजीली रुक सकते हैं। ओके। तो ये एक बेहतरीन लॉक है। अच्छा, इसे कितनी बार करना चाहिए? 5 टाइम्स। कमर को सीधा रखते हुए, बिल्कुल कमर को सीधा रखते हुए आप पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ और फिर सांस निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। नीचे जाकर सांस लेते रहें। ओके। मैं यही आपसे पूछा, इसमें मेरा जो था ना, इस पे जो आपका फोरहेड है इस पर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो ये करने से बहन, ये करने से जो है वो आप नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे। ठीक है। और नेगेटिव जो हैबिट्स हैं उनसे निकल आएंगे। ठीक है। एक तो ये कमल आसन बड़ा जबरदस्त आसन है। ये सोचों को प्योर करता है। ये सोचों को प्योर करता है। अच्छा, अगर किसी से पूरा नहीं होता तो वो इसको हाफ भी कर सकता है। ठीक है। जब भी बैठे आप कोशिश करें कि एक पाँव को ऐसे ऊपर रख लें। ओके। अच्छा, इस तरह ये हाफ कमल है। ओके, हाफ। हाँ, तो इसका इफेक्ट ये आता है कि आपके ऊपर जो नेगेटिव अटैक्स आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज के अटैक्स आते हैं, आप किस ऐसे लोगों में बैठते हैं जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उन थॉट्स से बचने के लिए ये किया जाता है। जबरदस्त। सोचों के प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है। एक तो ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है, ये सोचों की प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो कमल आसन कीजिए, आप अपनी सोचों को पाक रखिए, आप रिलैक्स रहेंगे, मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे और नेगेटिविटी से बच जाएंगे। बस जो देखने वाले उन्हें एक मैसेज कर दें कि जो है सिगरेट को छोड़ दें, कितना उनके लिए फायदेमंद है। देखें जी, सिगरेट जो है वो कोई सबको पता है कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। अच्छा, उसकी बॉक्स पर भी इतनी खतरनाक एक फोटो दी होती है फिर भी। जी, सिगरेट जो है वो किसको नहीं पता कि अच्छी चीज़ नहीं है, सबको पता है। लेकिन क्योंकि मजबूरी है ना, वो भी जानबूझ के नहीं पीते, मजबूरी है। जब शुरू में तो पी लेते हैं, उसके बाद फिर मजबूरी हो जाती है कि ना पिए तो गैसेस बनती हैं। तो हमने उसका हल बता दिया, अगर इसको करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह वो सिगरेट उनसे छूट जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस बताए हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने ब्रीदिंग बताई है, फिर कुछ इस तरह से एक पोजीशन थी कि आपने ऊपर से सांस लेना है, अपने चिन को यहाँ पर ऐसे लगाना है, और फिर हमने आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताई हैं कि आपको जो प्रेशर पॉइंट्स है, और फिर हमने आपको कमल आसन बताया है जिससे आप नेगेटिव वाइब्स को ख़त्म कर सकते हैं। सो दीज वर द पोस्चर्स जो आप करके अपनी कोई भी आदत को छोड़ सकते हैं और फिर अपनी सिगरेट को दूर कर सकते हैं।
तो नाजरीन कुछ फ्रूटफुल एक्सरसाइजेज, कुछ योगाज हमने आपको बताए हैं। इन पोस्चर्स में आप बैठें तो आप सिगरेट नोशी से बच सकते हैं। बिल्कुल, आप नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं और ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। ट्राई करके देखें और हमारे सोशल मीडिया पर जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा हो ये करने से। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुल्की हालात की। तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से भरपूर अज़्म का इज़हार किया जा रहा है। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया। 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया कि मुल्क दुश्मनों से किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती और ना ही नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। अब दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने अखराजात कम करके अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म ने सेनेट इजलास से खिताब करते हुए सियासतदानों को मशवरा ये दिया कि वो दहशतगर्दी जैसे हसास मामले पर सियासत ना करें। पहाड़ों पर चढ़कर कत्ल करने वाले बैरूनी एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अगर ऑपरेशन पर 1000 अरब रुपए भी लगें तो लगाएंगे और अमन लाएंगे। एक तरफ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और पाक फौज को भरपूर वसाइल देने का आज़म हो रहा है, तो दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की संजीदगी का ये आलम है। वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक SHO की मार है। तो दूसरी जानिब अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी से मुतल्लिक भी खबरें अब तेज़ हो गई हैं। इत्तलात हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से आइंदा हफ्ते तक बिल पार्लियामेंट में लाए जाने का इम्कान है। ताहम अपोजिशन ने किसी भी किस्म की एक्सटेंशन की भरपूर मुखालिफत का ऐलान करते हुए हुकूमत को यह खबरदार किया है कि अगर ऐसी कोई कानून साजी की कोशिश भी की गई तो भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। बिल्कुल जी, इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं राना मुबशर साहब। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हुकूमत की जानिब से अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला सामने आ रहा है, जिस पर अपोजिशन का सख्त रद्द अमल देखने का ऐलान भी किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि ये हो सकता है। तो हुकूमत अदलिया से मुतालिक आइन साजी क्यों करना चाहती है, इसके पीछे मकसद क्या है? सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल बात ये है कि हैंड पिक्ड जो है लोग लगाए जाएं और हैंड पिक्ड लोग लगाए जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें हुकूमत को जनाब उस पर बेनिफिट मिलेगा उसको। और ये जो टग ऑफ वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी विच इज़ ऑन फ्रॉम द लास्ट लाइक सो मेनी मंथ्स, वो उसमें हॉल्ट आ जाएगा, रुक जाएगी, किसी हद तक उसमें जनाब मेलो हो जाएगी। वो सिंपल ये तरीका है और कोई मसला नहीं है। और इसमें अगर हैंड पिक्ड लोग जगाए जाएंगे जुडिशरी में तो लेकिन पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम जो है वो जनाब क्रम्बल कर जाएगा। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी लेजिस्लेशन पास होती है और लेजिस्लेशन पास होकर जाती है जो कि बाद में चैलेंज भी होगी, और जब चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो अनडू भी हो सकती है। सो दे आर वेरी ब्राइट चांसेस कि वो अनडू हो जाए सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी एक जनाब कोशिश की जाएगी कि उस पर जितने भी लूप होल्स हैं हुकूमत की तरफ से देखा जाएगा कि लूप होल्स किसी जगह पे है लीगली तो उनको कवर किया जाए, कवर करके फिर वो जनाब लेजिस्लेशन सामने लाई जाए ताकि कल को जब ये चैलेंज हो तो उसमें मिनिमम चांसेस हो उसके टर्न डाउन होने में। लेकिन बात सिंपल सी है और वो ये है कि जनाब हैंड पिक्ड लोग होंगे तो हुकूमत का फ़ायदा है, हैंड पिक्ड लोग नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है जैसे पिछले कई महीनों से चल रही है। राना साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सीनियर मोस्ट जज अब उनकी जगह लेंगे, मगर PTI इस पर शदीद तनकीद कर रही है। फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करने का मुतालिबा किया जा रहा है। तो PTI का नए चीफ जस्टिस के नाम के फौरी ऐलान का मुतालिबा कितना जायज़ है? देखें, अगर पुरानी रूटीन से चला जाए, देखा जाए कि वो तो एक SOP है, उसको फॉलो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। द सीनियर मोस्ट जज विल मेक इट, विल बी द चीफ जस्टिस, ठीक है जी। अगर उसी रूटीन पे चला जाए, वही तरीकाकार जो पहले चलता आया है उसी पे चला जाए तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है उसको जनाब चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो इरादे हैं, जो PTI वाले समझते हैं कि हुकूमत के इरादे कुछ और हैं और जनाब वो हैंड पिक्ड अपना चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं, तो फिर इसलिए वो उसको पुश कर रहे हैं कि जनाब जितनी जल्दी हो सकता है वो जनाब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस के नाम का जनाब यहाँ पे ऐलान कर दें। अब वो ऐलान करते हैं नहीं कि नर्व्स की गेम है, सारी गेम नर्व्स की चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कभी जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, फिर उसको डिले कर दिया जाता है। पहले कल होना था, यानी कि आज होना था जॉइंट सेशन,
और उसमें ये जनाब कहा जा रहा था कि जनाब एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे ताकि वो जॉइंट सेशन से अप्रूव हो जाए। उसी की कड़ी थी एक, जो मैं कहूँगा कि जरदारी साहब भी जाके मिले और जाके जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले, लेकिन फिर भी नंबर्स जो हैं अगर सेनेट में देखे जाएँ तो वो पूरे नहीं हो रहे। सो अगर मौलाना साहब पे इस वक्त जो है ना, द बक स्टॉप्स विद मौलाना फजल रहमान साहब। सो मौलाना फजल रहमान साहब क्या डिसाइड करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब किस तरफ जाते हैं, वो सारी चीज़ें अभी देखने की हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब डिसीजन क्या लेते हैं। अगर उनका डिसीजन होता है कि जनाब वो बैठ जाते हैं जाके बेंचेस में, जो कि अभी नहीं है, अभी तो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो बैठ जाते हैं जाके हुकूमती बेंचों के साथ, या अगर सपोजिटली लेजिस्लेशन में वो साथ देते हैं हुकूमत का, तो देन इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। राना साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट की तारीख 25 अक्टूबर है। नई चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान कब तक सामने आ सकता है? देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, द सूनर द बेटर। ठीक है, जल्दी अगर फैसला आ जाता है, जल्दी अगर नाम सामने आ जाता है तो बेहतर है, नहीं तो ये क्राइसिस जो है ड्रैग करेगा, स्ट्रेच करेगा, और ये क्राइसिस में सारा काम चलता रहेगा। और ऊपर से अगर लेजिस्लेशन आ जाती है तो फिर एक और यहाँ पे जनाब मसला खड़ा हो जाएगा। सो बेसिकली द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके उस पर जनाब फैसला कर दिया जाए तो बेहतर है कि जनाब ये नए चीफ जस्टिस होंगे। अगर नहीं होगा तो फिर देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि दे हैव लाइक अ लॉट इन देयर स्लीव्स। उनके पास और बहुत से तरीक़ाकार हैं हुकूमत के पास जो वो अपनाना चाहते हैं, जिसमें जजेस की तादाद भी है ज़्यादा, जिसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, वो सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं और वो सारी चीज़ें उनके पास हैं, वो करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे पीटीआई पुश कर रही है उनको बार बार कि जी जल्दी करो, तुसी चीफ जस्टिस का नवें ना दे दियो। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट इट्स अ सिचुएशन। राना साहब, जजेस की तादाद का भी जिक्र किया आपने, इसी से मुतालिक सवाल है। तो खबरें ये बिल्कुल आ रही हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया है और अब जो जजेस की तादाद है वो 23 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का मकसद क्या है? देखें, होता ये है ना कि जैसे यहाँ पे बेंच बनते हैं और वहाँ पे जनाब अक्सर औकात हमने देखा है जिस टग ऑफ वॉर की मैं बात कर रहा था बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, उस टग ऑफ वॉर में होता ये है कि ज़्यादातर जजेस जो है इस वक्त जो बैठे हुए हैं, ऑनरेबल जजेस जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अगर उस तरफ चले जाते हैं, किसी और तरफ चले जाते हैं तो फैसला मुख्तलिफ आ जाता है। सो अगर यहाँ पे 23 जज होंगे और अगर फुल बेंच की भी बात की जाए किसी जगह पे या किसी वजह से फुल बेंच भी बिठा दिया जाए, तो उसकी अगर बाइफर्केशन देखी जाए तो उसमें नंबर गेम्स को देखना ज़रा ज़रूरी होगा। नंबर गेम्स की तरफ अगर जाए तो फैसले का जो डिसीजन आएगा उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे आए सामने फुल बेंच के सामने, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने, वो कहाँ पे जाके बैठती है। एंड देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस अगर नंबर बढ़ा दिए जाते हैं तो हुकूमत जो है उसको फ़ायदा होगा, हुकूमत के फेवर में जाएगा ये, और उसमें जो नंबर गेम है उसमें से हो सकता है कि ज़्यादा जज उनकी फेवर में फ़ैसला कर दें, तो उसमें उसको मद्देनज़र रख के चल रहे हैं। और बेसिकली ये जो नई लेजिस्लेशन है, जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है चीफ जस्टिस का, उसको मद्देनज़र रख के फोकस करके, बेसिकली उसको फोकस करके ये तादाद बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन उसके बाद देयर आर मोर टू कम, मोर थिंग्स टू कम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगी। उसमें भी हुकूमत का फ़ायदा हो सकता है अगर उनकी तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल ठीक है राना साहब, पीटीआई में हम देख रहे हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। लीमा खान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलग तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, तो क्या पीटीआई में सरबराही की नई जंग शुरू हो गई है? यहाँ पे सब जो है अपने अपने लगे हुए हैं और जनाब अपनी अपनी जनाब पे सियासत चल रही है। और इसीलिए आप देखते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद, अब तो खैर किसी हद तक कम हो गई ये चीज़ें, लेकिन आप देखते थे कि जनाब यहाँ पे एक एक दो दो घंटे के बाद मीडिया पे पीटीआई वाले आके और अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ जाते थे, अपना अपना जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस है उसको सामने लेके आ जाते थे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। नाउ अब ये सारी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही थी, इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। ये कन्फ्यूजन अगर रहेगी और पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने रहेंगे तो वो सूट किसको करता है?
देखे ना, सूट करता है सिटिंग गवर्नमेंट को या जो इत्तेहादी हैं उनको सूट करता है कि यहाँ पे ग्रुप्स बने रहें, और अगर ग्रुप्स बने रहेंगे तो वो सबके लिए ठीक है, ताकि ये ग्रुप्स बने रहे यहाँ पे, और जनाब वो जो हुक्मरान है वो आराम से बैठ के जनाब यहाँ पे अपनी हुकूमत करते रहें, और वो कहें जनाब ये आपस ही लड़ लड़ के फारग नहीं होंगे, इन्होंने साढ़े नाल की करना है। और इसी वजह से आप देखें यहाँ पे पीटीआई जो है दिन ब दिन जो है यहाँ पे इश्यूज खड़े हो रहे हैं उसके। कोई कहता है जनाब जलसा हो सकता है, कोई कहता है जी जलसा नहीं हो सकता, कोई कहता है जनाब यहाँ पे ये इमरान खान ने कहा है, कोई आग कहता है नहीं जी इमरान खान ने फला कहा था जी, और लेकिन मतलब उसका ये था जी, लेकिन इमरान खान ने जो जिन बंदों को 4 बंदों को कहा जी उसने ये कहा था, लेकिन जनाब वो वहाँ पे सो कन्फ्यूजन, डिसेप्शन। सो जो डिसेप्शन है वो सूट करती है हुक्मरानों को, और उसको जितनी हवा दी जाएगी इस डिसेप्शन को, या यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जनाब पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जितना इसको रिपीट किया जाएगा, जितना यहाँ पे इसको जनाब तशहीर की जाएगी इस चीज़ की, उतना फ़ायदा होगा हुक्मरानों को, और वो लोग भी बददिल होना शुरू हो जाएंगे कि यार आपस ही पे लड़ देने। लेकिन इसको किसी न किसी जगह पे काउंटर करना पड़ेगा। अलीमा बीबी जो है वो ठीक है बाहर निकली है, लेकिन देन अगेन आपने फिर देखा सुना कि जनाब अलीमा बीबी के खिलाफ भी लोग बोलना शुरू हो गए विद इन पीटीआई कि नहीं जी इनकी कोई वर्थ नहीं है। सो फिर किसकी वर्थ है किसकी नहीं है, ये पीटीआई वालों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और ख़ुद जनाब इस चीज़ को गेज करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें इमरान खान तक पहुंच रही है, या जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान तक पहुंच रही है, क्या वो दुरुस्त है नहीं है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर इमरान खान सही फैसले नहीं कर सक रहे उस इन्फॉर्मेशन की बिना पे, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये विद इन पीटीआई ये सारी चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, ये तो पीटीआई के मामला हो गए। राना साहब अब एक और बड़ी खबर हालिया जो दहशतगर्दी की लहर है बलूचिस्तान में उससे मुतल्लिक, तो इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अस्करी क़यादत भी अब पुरज़्म दिखाई दे रहे हैं। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी, बल्कि कुछ ज़राए तो ये भी बताते हैं जी कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से 60 अरब रुपए तक की मंजूरी दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला हमें ये कहते नजर आते हैं कि दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं, बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वज़ीर दाखिला का ये बयान कितना संजीदा है? देखें, वज़ीर दाखिला का बयान जो है मैं उसको संजीदा लूँगा। मैं नकवी साहब का, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का जो बयान है, जो उन्होंने कहा है कि जनाब एक SHO की मार है, मैं उसको बहुत संजीदा लूँगा। क्यों मैं संजीदा लूँगा? देखें, अगर यहाँ पे अगर प्रॉपरली एक SHO जो है, अगर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी चीज़ दे दी जाए, कोई भी काम दे दिया जाए, और टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी फ्रैंकली, अगर कोई SHO उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहे और उसको फ्री हैंड दिया जाए तो ही कैन डू इट, ठीक है, और वो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी अच्छी तरह कर सकता है और बड़े अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट्स भी दे सकता है। नाउ अब बात रहेगी ऑपरेशन। मैं इसको ऑपरेशन नहीं कहूँगा, चाहे वो जहाँ पे भी हो, चाहे वो KPK में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो मुल्क के किसी भी इलाके में हो, ऑपरेशन नहीं है। It's a intelligence based. It is a intelligence based. I would say mission कह लें इसको। Let me put it this way. मिशन कहूँगा मैं इसको, लेकिन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो यहाँ पे इनपुट है उस पे अगर लेके आगे चला जाए, जो कि हो रहा है, उस पे ये एक मिशन होगा जिसमें हमने जो हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है, या कि किसी हद तक उसको कामयाब करने की कोशिश की जा रही है, उसमें इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उसको मद्देनज़र रख के वो मिशन जो है अकम्प्लिश किया जाएगा। वो मिशंस जो हैं वो मुख्तलिफ पॉकेट्स में होंगे, मुख्तलिफ इलाकों में होंगे मुल्क के, और उनकी बिना पे यहाँ पे वो मिशंस जो हैं 1 by 1 उसको कैटर किया जाएगा, उनको हैंडल किया जाएगा, उनको टेक केयर किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और इस वक्त जो है जो प्रॉक्सी वॉर का जो जगह बनी हुई है, जो प्रॉक्सी वॉर के लिए जो
जगह मुख्तस की गई है मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं एजेंसियाँ, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, उन्होंने जो निशाना बनाया हुआ है वो बलूचिस्तान को बनाया हुआ है, और उन्होंने निशाना बनाया हुआ है यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको, चाहे वो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर। सही है राना साहब, मुझे आज समझ में आया ये मिशन और ऑपरेशन में जो आपने फ़र्क समझाया, ये समझ में नहीं आया इतना। चले एक और मामला उस पर नज़र डालना चाहती हूँ मैं। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पार्ट शेयरिंग मामले पर इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता, हमारे MPs को फंड्स नहीं दिए जा रहे, मरियम नवाज उनसे मुलाकात भी नहीं करती। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के कितने संजीदा हैं? देखें, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैं उनको मैं नहीं फेंक सकता। आई कैन नॉट लाइक थ्रो देम अवे इन द डस्टबिन। उनकी रिजर्वेशन जो है पीपल्स पार्टी की वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट देन अगेन अभी एक मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने इवॉल्व किया है कि हर 15 दिन के बाद, पंजाब की हद तक अगर मैं बात करूं, हर 15 दिन के बाद जनाब दे आर गोइंग टू मीट, मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये मिलेंगे और गवर्नर हाउस में मिलेंगे प्रोबेबली पंजाब में। और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि जनाब जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून वालों को फ़ंड मिलते हैं उसी तरीके से पीपल्स पार्टी वालों को भी फ़ंड मिलेंगे, उनके पार्लियामेंटेरियंस को भी फ़ंड मिलेंगे। लेट्स सी अगली 15 रोज़ के बाद व्हेन दे मीट, क्या ये इस पे कोई अमल दरामद होता है नहीं होता है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो फंड्स मिले हैं मुस्लिम लीग नून वालों को वही फंड्स मिलेंगे पीपल्स पार्टी वालों को। पंजाब की हद तक की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे उनको भी उसी तरह अकोमोडेट किया जाएगा पीपल्स पार्टी वालों को जिस तरह मुस्लिम लीग नून वालों को किया जाएगा। लेकिन सिर्फ इंतज़ार कर लें, 12-15 दिन के बाद फिर ये मिलेंगे, दे आर गोइंग टू मीट अप अगेन एट द गवर्नर हाउस पंजाब। फिर उसके बाद पता चलेगा कि इस पे अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी तक इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनाब ये हर 15 दिन के बाद मिला करेंगे और इनके साथ उसी तरह बर्ताव होगा पीपल्स पार्टी वाले पार्लियामेंटेरियन के साथ जिस तरह मुस्लिम लीग नून वालों के साथ होता है। बहुत शुक्रिया आपका तज़कियाकार मुबश्शिर राना साहब, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को, और जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त है, जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है, उस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया जी। दहशतगर्दों के साथ साथ कच्चे के डाकू भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या कच्चे का ट्रायल, ये जो हम देख रहे हैं, ये ट्रायंगल इलाका, ये बरमूदा ट्रायंगल से भी ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका है। लाखों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये इलाका 4 दहाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम के लिए नो गो एरिया बना हुआ है। कच्चे के डाकू अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो मुसलसल रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, और वो दीदा दलेरी के साथ किसी भी वक्त किसी भी जगह किसी को भी अगवा कर सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं। डाकुओं के पास इतना जदीद असलहा है कि हमारी 3 सूबों की पुलिस मिलकर भी आज तक उनका मुकाबला नहीं कर सकी और इलाका क्लियर कराने में नाकाम दिखाई दी है। मुख्तलिफ औकात में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुतअद्दिद बार ग्रैंड ऑपरेशन किए गए, डाकुओं के मारने और उनके ठिकाने तबाह करने के भी दावे किए गए, मगर वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा खतरनाक होते हुए जा रहे हैं। यही वजह है कि हनी ट्रैप के केसेस, अगवा, बराए तावान, कत्ल की वारदातें और पुलिस पर हमले ये बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो कच्चे के डाकू बेलगाम कैसे हुए, उनको कैसे लगाम डाली जा सकती है? जी बिल्कुल, और आज तक पुलिस कच्चे का इलाका क्लियर कराने में नाकाम क्यों नजर आती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AIG जनूबी पंजाब कामरान खान साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब और सिंध के दरियाई इलाके में कई दहाइयों से डाकुओं की पनाहगाहें मौजूद हैं, वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ जब चाहें जिसको चाहे अगवा कर लेते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया, अब इससे पहले पुलिस पर हमला किया गया, 12 जवानों को शहीद किया गया। कच्चे के डाकू कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा नहीं है जी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगरचे ये रिसेंट जो सानियात ऊपर तले 2-3 हुए हैं, उससे इंप्रेशन तो यही जाता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, और इस वक्त बिल्कुल यकीनन जब नुकसान हुआ है तो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं इस वक्त। लेकिन ये इसको देखना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड कि ये इस तरह क्यों हुआ है। ये पिछले तकरीबन 1.5 साल से हमने इनके ऊपर जाके अपने पिकेट्स बनाई हैं, पोस्टें बनाई हैं। नॉर्मली ये होता था कि ये हमारे शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पे सादकाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर में घुस के लोगों को अगवा करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, अगवा बराए तवान करते थे, सड़कों पे हाईवेज पे रॉबरी करते थे। पिछले 1.5 साल से हमने इनको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमारे जवानों ने बहुत हिम्मत दिखाई है और बड़े ही मुश्किल हालात में और हार्श कंडीशंस में वो दरियाओं के अंदर बैठ के, बंदों पे बैठ के, इनके जो सप्लाई रूट से जो इनके इफरार के रास्ते हैं या
जहाँ से लोगों को अगवा करके लेके जाते थे पतन है दरियाओं पे, उनको हमने चोक किया हुआ था और यही इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा था। और बहुत सारी इनकी रिसेंटली इनके जो गैंग लीडर्स हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस भी आ रही थी और उनमें ये बार बार मुतालबा कर रहे थे कि ये पिकटें और पुलिस ने जो चौकियाँ बनाई हुई हैं ये दरियाओं पे हमारे रस्तों पे, इनको हटाएं। बुनियादी तौर पे हमने इनको बिल्कुल कन्फाइन करके रख दिया था और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर और रिसेंटली अभी हमने 31 जुलाई को हमने इनके अंदर घुस के एक नया फिनोमेना, इनकी जब इकोनॉमी हिट हुई है, ये वारदातें एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग और रैंसम या शाहराहों पे नहीं आ पा रहे थे, तो एक नया फिनोमेना जन्म लिया और वो था हनी ट्रैपिंग का। लोगों को जो लालच में आके मुख्तलिफ चीज़ों के सस्ते होने पे ख़वातीन से बातें करवा के, कोई ट्रैक्टर सस्ता करके, कपड़ों का लालच सस्ता, बहुत सारी उसकी बिक्री करानी है, नौकरियों का झांसा दे के लोगों को खुद लोग चले जाते थे सिंध के इलाकों में और वहाँ से फिर वो हाईजैक हो जाते थे और अब्डक्ट हो जाते थे और वो उसके बाद वो रैंसम उनसे मांगते थे। तो इस चीज़ को हमने इनके रूट्स को और इसमें हमने बहुत खातिर ख्वाह अपने हाईवेज़ के ऊपर कैंपेन चलाई है और 500 से ज़्यादा हमने लोगों को बचाया जो हनी ट्रैप होके जा रहे थे। बर वक्त हमें इत्तला मिल गई, हाईवेज़ पे हमने कैंपेन चलाई, बसों को रोक के, गाड़ियों को रोक के बाकायदा लोगों से पूछा और कहीं पे कोई एजेंसीज के जरिए भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह का प्लान हो रहा है और ये लोग आ रहे हैं लालच में आके और फंस के, तो हमने उनको बचाया। ये इनकी इकोनॉमी रिसेंट जो हमारा वाकया हुआ कि हम हनी ट्रैप के अंदर भी आगे नहीं जा रहे थे, हमने 31 जुलाई को बाकायदा हनी ट्रैप के केसेस के साथ अंदर गए और इनके 4 डाकू हलाक किए। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनकी जो बिल्कुल इनको हमने ब्लॉक करके रख दिया हुआ था, उसमें ये बार बार जो मुतालबा कर रहे थे पिकटों को हटाने का, हम पिकटों को नहीं हटा रहे थे, तो हमें ये डराने के लिए, थ्रेट करने के लिए पिकटें हटाएं वरना हम आप पे हिट करेंगे। ये हमारे पास रिसेंट इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं। ठीक है कामरान साहब, कच्चे के डाकों को ख़त्म करने के लिए रुकावट बेसिकली क्या है? वसाइल की कमी है। वसाइल की अगर कमी है तो इससे पहले अच्छा खासा भारी बजट लिया गया कि हमने ये ऑपरेशन करना है, लेकिन वो भी नाकाम दिखाई दिया। अफरादी क़ुव्वत की कमी है, जदीद असले की कमी है, बेसिकली क्या कमी है हमारे पास वो बताइएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसको कच्चे के इलाके को समझना पहले समझना बहुत ज़रूरी है। बाहर से लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि नॉर्मल पुलिसिंग नहीं है। ये कच्चे का इलाका भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसमें दरियाए सिंध के बहुत बड़ा पार्ट है और उसका एक लंबा एरिया है जिसमें जजीरे हैं और जब अब ये मानसून के दिनों में जब दरियाए सिंध में पानी आता है तो उसमें बहुत सारी क्रीक्स बन जाती हैं, चैनल या नहरें आप कह लें वो बन जाती हैं और इलाके को वो इनएक्सेसिबल कर देती हैं। अब पुलिस ने या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने मूव करना है, बेशक हमारे पास बख्तरबंद गाड़ियां हों या बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हों, तो हमें उन क्रीक्स को करने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है और एक जगह तो आप कश्ती ले जाएं, आगे बार बार अपने जो व्हीकल्स हैं उनको ले जाने के लिए भी मुश्किलात दरपेश हैं। तो बुनियादी वजह जो हमारे ऑपरेशन पिछले 10-15 साल से हुए हैं और खातिर ख्वाह कामयाबी हमें उसमें मिली है या लिमिटेड कामयाबी मिली है, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इन इलाकों की एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। मार्शी एरिया है, दलदल हैं, जंगल हैं, अंदर दरख्त हैं, उन्होंने फसलें लगाई हुई हैं। अब इस दिनों में हमारी दिसंबर जनवरी तक कमाद की फसल है जो इस वक्त एट प्रेजेंट एज ऑफ टुडे 7-7, 8-8 फुट तक कमाद की फसल ऊंची हो चुकी है, जो दिसंबर तक बाज़ इलाकों में बहुत ही ज़बरदस्त इलाके हैं 12 से 16 फुट तक चली जाएगी। उन इलाकों की एक्सेसिबिलिटी सबसे मेजर इशू है कि हम उसके अंदर घुसें और फिर जब हम ऑपरेशन प्लान करते हैं तो जाहिर है कि उसके लिए तैयारी होती है, फोर्सेस इकट्ठी होती है, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट उसमें नहीं होता। उनको पता होता है कि ये ऑपरेशन होने लगा है तो वो भी ग्रुप हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अंदर आबादकार लोग बैठे हैं, वहाँ पे ज़मीनें काश अंदर हो रही हैं, इनकी फैमिलियाँ बैठी हैं। तो हमारे लिए एक चैलेंज ये होता है कि हम मासूम लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो इसका शिकार ना बन जाए। तो हम जब तक उनको टारगेट पहुँच के करीब ना पहुँच जाए, हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि हम उन पर उस तरह अटैक अपने जो नॉर्मल कन्वेंशनल वसाइल है उसके जरिए नहीं कर सकते। उनको अपर हैंड ये कि हम जैसे ही किसी दरिया में उतरते हैं, आगे मूव करते हैं, हमारी सारी मूवमेंट उनकी नजरों में होती है। वो जंगलों में बैठ के हाइट पे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं और समहाउ उन्होंने कुछ वेपन ऐसे एक्वायर कर लिए हुए हैं जो लॉन्ग रेंज हैं, जो जिससे वो हमें डायरेक्ट टारगेट बना सकते हैं और बनाते रहे हैं साथ ऑपरेशंस के अंदर। ये मेजर इसमें इशू है, लेकिन अब इसका हल हमने निकाल लिया हुआ है एजेंसी से और ख्वाजा पाकिस्तान से भी इसमें सपोर्ट ले रहे हैं और हम इसमें अब जो टेक्नोलॉजी की मदद है उसकी मदद से इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं और एक कंबाइंड ऑपरेशन हमारा फोर्सेस के साथ और सिंध पुलिस के साथ मिलके प्लान हो रहा है, जिसके जरिए हम इनका कला कमा करेंगे इंशाल्लाह। कामरान साहब, अभी आपने टोपोग्राफी का जिक्र किया कि वो एक चैलेंज है यकीनन, लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ा चैलेंज है, वो ये कि पुलिस पर जो हालिया हमले हुए, अगर हम वो देखें तो डाकुओं ने जदीद असलहे का इस्तेमाल उसमें किया, रॉकेट इस्तेमाल किए। तो आखिर ये जदीद असलहा डाकुओं के पास कहाँ से आ जाता है और पुलिस इस सप्लाई को रोकने में नाकाम क्यों नजर आती है?
जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने वाकई ऐसा असला कर लिया है जो नॉर्मली पुलिस को भी, रॉकेट लॉन्चर वगैरह जो पुलिस को भी नॉर्मल कंडीशंस में इस तरह अलाउड नहीं है रखना अपने पास। वो चीज़ें आ गई हैं जिससे हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है ऑपरेशंस के अंदर। हम अगर APCs में भी जाते हैं या बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भी जाते हैं तो रॉकेट लॉन्चर से अटैक होते हैं। अभी रिसेंट अटैक जो हमारे पे हुआ है इसमें भी रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहले उन्होंने अटैक किया है और उसके बाद फिर अपने वेपन्स जो उनके पास SMGs हैं, LMGs हैं या जो भी वेपन्स हैं उनके पास, उससे उन्होंने फिर हमारे पे अटैक किया है। तो ये वेपन जी स्मगलिंग के जरिए, डेफिनेटली स्मगलिंग के जरिए, यहाँ से दरियाए सिंध की जो वेस्टर्न साइड है वहाँ से कोहे सुलेमान की प्रॉक्सिमिटी बहुत करीब है और उसके दूसरी साइड पे बलोचिस्तान है और बलोचिस्तान में फिर अफगानिस्तान से जिस तरह ये चीज़ें जो जंग चलती रही है उसमें असला आता रहा है, उसके जरिए ये असला यहाँ तक पहुँच चुका है। और इसको काउंटर करने के लिए जिस तरह मैंने अब आपको कहा कि हमारी दो जो इशू, एक्सेसिबिलिटी इशू और जो वेपन का इशू में और जो वेपन का इशू है, इसको दोनों को हम आर्म फोर्सेस के साथ मिलके और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके इंशाल्लाह काउंटर करेंगे और एक अच्छा ऑपरेशन, प्लान्ड ऑपरेशन के खिलाफ करेंगे। कामरान साहब, कच्चे का इलाका क्लियर कराने के लिए आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? मतलब हुकूमती सतह पर कौन कौन से ऐसे हंगामी इकदाम हैं जो सख्त करने की ज़रूरत है? देखें जी, हमें जो अब सबसे अच्छी बात यह है कि हुकूमत हमारे साथ ऑन बोर्ड है। मैडम CM खुद यहाँ पे विजिट करके गई हैं। इससे पहले भी उन्होंने हमारे से डिटेल में प्रेजेंटेशंस ली हैं और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं, उसको उन्होंने सपोर्ट भी दी है। बहुत सारी फंडिंग अप्रूव हुई है जिसमें प्रोक्योरमेंट, APCs वगैरह, असला हमारा जो उनके कंपेटेबल हो वो सारा अप्रूवल मराहिल में है। कुछ चीज़ें अप्रूव हो गई हैं जो हमारी प्रोक्योरमेंट में है। जो हमारी पिकेट, जैसे मैंने कहा कि हमने वहाँ पे जो बैठे, हम शुरू के अंदर बिल्कुल रेत के अंदर बैठे थे, रेत को खोद के रेत की दीवारें बना के वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे दरियाई पानी नहीं आता, वहाँ पे परमानेंट पिकेट्स, हमारी 9 पिकेट्स रहीमियार खान में और 10 राजनपुर के इलाके में पिकेट्स बन रही हैं। हमारी जो माशके के एरिया जहाँ पे रिसेंट वाक़या हुआ है वहाँ पे कैंप्स बन रहे हैं, उसमें पैसे हमें आ गए हैं, मज़ीद पैसे भी आ रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में वो पिकेट्स प्रायोरिटी के बेसिस पे, मैडम CM ने उस पर प्रायोरिटी लगा दी है और फंडिंग उसकी पूरी की पूरी रिलीज़ हो रही है। इसमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वो हमारी जो है पैकेट्स मुकम्मल हो जाएंगी और हम प्रॉपर तरीके से फोर्टिफाई भी हो सकेंगे और रूट्स की जिस पे चल के ये शहरी इलाकों में आके लोगों को लूटते थे उसको मजीद हम सिक्योर कर सकेंगे। और इनकी जो जिन मुश्किल हालात में इस वक्त हमारी फोर्स काम कर रही है और कुर्बानियाँ दे रही है, इंशाल्लाह ताला वो ज़्यादा महफूज होंगे, ज़्यादा उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर करके उनको मोटिवेट भी हम कर सकेंगे और इन इलाकों को और आवाम को जो जिनकी खातिर ये सारी फोर्स हमारी कुर्बानी दे रही है अपनी जानों की, वो इंशाल्लाह ताला हम उनको महफूज करेंगे, अपनी फोर्स को स्ट्रेंथन करेंगे। टेक्निकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो हुकूमत हमें सारी मंजूर हो गई है, आने वाले दिनों में वो आ जाएगी। आर्म फोर्सेस की सपोर्ट हमें आ रही है, सिंध के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो एक जॉइंट और कंबाइंड प्रॉपर प्लानिंग करके रैकी करके इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन होगा। बहुत शुक्रिया आपका AIG जनूबी पंजाब कामरान खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और यकीनन जो स्ट्रैटेजी जिसका भी आपने जिक्र किया कि जिस पर अमल दरामद किया जाएगा, तो हमारी दुआएं हैं जी कि ये काविशें, हमारी जो फोर्स है पाकिस्तान की, उनकी ये काविशें रंग लाएं और ये डाकुओं का कला कमा किया जाए, खात्मा हो जाए। अब स्किन केयर के हवाले से कुछ बात करते हैं। आजकल बारिशों का सीज़न है और इस मौसम में हमारी जल्द को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। मानसून आते ही अक्सर अफराद उनको खारिश हो जाती है, जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है। तो फिर बरसात के मौसम में जब नमी होती है उसकी वजह से दीगर मसाइल भी होते हैं, एलर्जी हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, एक्जिमा जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज इनका हर्बल इलाज जानते हैं। बिल्कुल जी, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त टोट के लेके आई हैं स्किन के हवाले से, नैयर आपा। वेलकम करते हैं नैयर आपा, कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेके आई हैं आप साथ, कुछ फ्लावर हैं और ये पत्ते भी हैं, ये क्या चीज़ है? हाँ जी, जिस तरह से अभी बात की कि बरसात में मानसून, गर्मियाँ गुजरती हैं, फिर ये वाला जो मौसम है ये ज़्यादा गर्मी के बाद जो है ना एक तरह पेनफुल सा हो जाता है। पेनफुल इस सेंस में कि पसीना आ रहा होता है, बार बार नहाएं, फिर जो है वो 10 मिनट के बाद जो है वो फिर वही मसले मसाइल और पसीने की स्मेल। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पेनफुल कंडीशन होती है, एलर्जीज़ हो जाती हैं, एक्नी हो जाती है, रैशेज़ हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं लग रही होती क्या करें, सर पे जो है वो खारिश हो रही होती, बच्चों में भी यही वाले इश्यूज़ हो रहे होते, कुछ समझ नहीं लग रही होती क्या करें। तो उसमें यह है कि बहुत इजी जो है वो चीज़ें हैं और आपके आसपास होती हैं। सिर्फ ये है कि एक उनको समझने की ज़रूरत है और दूसरे नंबर पे टिप्स टोटकों को लिखने के बाद उसको जो है वो अगर आप उसी तरह से यूज़ भी करें और उसके बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो हमने सारे इशूज़ की बात की, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन इस मौसम के अंदर इन सारे मसले मसाइल से बचने के लिए जो है वो चीज़ें हैं, वो है आपके लिए जो है वो नीम जो एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। हाँ जी, नीम के पत्ते
नीम के पत्ते आप जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो ढेर सारे ड्राई करके उसका पाउडर जो है वो बना के तो आप जो है वो रख लें। कोई इसके ऊपर आपका खर्चा नहीं आता, कोई इस पे पैसे नहीं लगते हैं। ये वाला पाउडर अगर आपके पास बना हुआ है, जितने मसले मसाइल की आपने, एक्जिमा की, एलर्जीज की, रैशेस की, कोई भी बात की, सिर्फ एक नीम के पत्ते इन मसलों का हल है। नीम के पत्ते और एक फटकड़ी बस। स्किन एक्जिमा अगर हो जाता है आपको, हाँ जी, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना? एक्जिमा हो गया है, आप कोशिश करें कि उसके ऊपर जो है वो आप बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के फेस वॉश, हार्श किस्म के जो है वो साबुन बार बार उसको इस्तेमाल ना करें, उससे जो है वो स्किन और ज़्यादा ओवर ड्राई हो जाती है। उसके लिए जो है वो आप नीम ऑयल जो है वो बना के रखें। एक दफ़ा अगर आपने फेस वॉश कर लिया, अपने फेस वॉश के अंदर थोड़ा सा ये वाला नीम ऑयल अगर आप ऐड कर लेते हैं, इसके साथ आप फेस को वॉश करेंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जो नीम के पत्ते जो है वो ड्राई करके रखे हुए हैं, आप जो है वो तिलों का तेल लें। अगर 1 कप तिलों का तेल है, 1 खाने का चम्मच उसके अंदर आप नीम के चाहे ड्राई पत्ते डाल दें चाहे फ्रेश डाल दें। आप डाल के उसको जो है वो रख दें और गर्म पानी के अंदर आप उसकी बोतल को जो है वो रख दें और अगले दिन आपका वो ऑयल रेडी है। अच्छा, आपने फेस वॉश किया, 3-4 ड्रॉप्स आप इस वाले ऑयल के लें और आप वहाँ पे जो है वो मसाज कर दें। वहाँ पे खारिश नहीं होगी, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। आपको कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की जो है वो मेडिसिन जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के यही वाले अगर इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं, नहलाने के बाद आप जो है वो कोशिश करें कि टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करें, बॉडी को ड्राई होने दें। यही वाला ऑयल जो है वो थोड़ा सा आप हाथों के ऊपर डाल के पूरी बॉडी के ऊपर हल्का हल्का सा जो उसको मसाज कर दें। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, जस्ट आपने लुब्रिकेट करना है उसको। आपने लुब्रिकेट, वाइट पेट्रोलियम जेली वगैरह जो है वो इसका मसले का हल नहीं है, जस्ट वो लुब्रिकेशन करती है। लेकिन ये वाला जो ऑयल है, आपको पता है कि नीम के अंदर एंटीसेप्टिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो ये आपकी डीपर लेयर में पेनिट्रेट होकर आपको एक अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एलर्जीज नहीं होगी, खारिश नहीं होगी, आपका मसला खुद ब खुद जो है वो सही होगा। नहीं, मेरी क्यूरियोसिटी है जी, ये जो फूल आपने रखा हुआ है ये क्या चीज़ है, इस बारे में बताइए। हाँ जी, ये फूल आम लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं और इन फूलों के बेनिफिट्स का जो है वो पता नहीं है किसी को भी। अगर आप स्किन वाइटनिंग चाह रहे हैं, टैनिंग हो गई है, बच्चियों के अंदर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से जो है वो एक्नी हो रही है, चेहरे के ऊपर बाल हो रहे हैं, चाहे वो बच्चियां हैं चाहे टीन एज के अंदर लड़के या लड़कियां हैं। अच्छा, आफ्टर 16 लड़कों के अंदर भी स्किन के ऊपर जो है वो एक्नी वगैरह ये वाले इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों के अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा है, दूध आजकल देसी खुराकें ये चीज़ें नहीं हैं। फॉलिक एसिड की जो है वो ज़्यादा मेडिसिन मैं यूज़ करने और करवाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, ये वाले फूलों का पौधा जो है वो आप घर में लगा लें, डेली बेसिस पे इसके ऊपर जो है वो 40-50 जो है वो फूल लगे हुए होते हैं सुबह के अंदर। ये है चाइना, इसको चाइना रोज हिबिस्कस का पौधा भी कहते हैं। ओके। तो ये आम आपने देखा होगा, आम लगे हुए हैं, ठीक है, खूबसूरती के लिए लगे, खूबसूरती के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कलर जो है वो पेल है, पिंक हो जाए, आपके चेहरे से जो है वो फ्रैकल्स, छाइयाँ किसी तौर पे नहीं जा रही हैं, आपने क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया है, तो ये वाला फूल आपके उन तमाम मसाइल का हल है। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर लड़कियों की ना गर्दन टैन हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, चेहरे पे कहीं कोई बिल्कुल पिगमेंट आ जाती है। देखिए, छाइयों को जो है या पिगमेंटेशन को दूसरे लफ्जों में जो है वो लिवर स्पॉट भी कहते हैं। खून की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, डिफरेंट जो भी बॉडी के अंदर मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से ये इश्यूज आ जाते हैं। ये वाले जो फूल है आपके इन तमाम मसाइल का हल है। इस्तेमाल आपका इसको जो है वो आप ड्राई करके रख लें, इनको आप उतार के धो के आप एक तरफ रख दें तो ये ड्राई हो जाएंगे। ये यूरोप वगैरह के अंदर बहुत एक्सपेंसिव जो है वो बिकते हैं और इनका जो है वो कहवा बनता है, चाय बनती है इनकी। अच्छा। तो इनको आप ड्राई करके रख लें, ठीक है। बच्चियों के हार्मोनल इश्यूज हैं, एक्नी स्टार्ट हो गई है, हाथ पाँव जो है वो गर्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने से स्मेल आती, सुबह के अंदर आयरन की कमी है बहुत ज़्यादा, पेल कलर है, बच्चों के अंदर पेल कलर है, आप जो है वो इसका कहवा बनाएं। कहवा बनाने का 1 कप आप गर्म पानी का लें, 3 उसके अंदर आप फूल डाल के उसको दम पे दे दें। उसके अंदर आप हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज कर दें, वो बिल्कुल एक रेड कलर का आपका कहवा बन जाएगा। थोड़ी सी हनी डालें, आप यकीन करें इतना मज़े का ये कहवा होगा। आप मेरे कहने पे ये वाला कहवा रेगुलर 1.5 मंथ जो है वो 1.5 माह इस्तेमाल करें और करवाएं। 1.5 माह के बाद आप यकीन करेंगे कि आपके चीक्स जो है वो पिंक हो जाएंगे,
आपकी जो छाइयाँ हैं 100% श्योर, यानी 100%। डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके वो परमानेंट चीक्स पे लोग यही पूछेंगे कि कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपकी ये ग्लास स्किन कैसे आई, आपकी छाइयाँ कैसे खत्म होना शुरू हो गई। कितनी क्वांटिटी में कहवा लेना है डेली? 1 कप आपने गर्म पानी का किया, 3 से 4 फूल उसके अंदर डाल दें। मेरा अजीम ने आज से शुरू कर देना है, हर जगह जाके उसने तोड़ने शुरू कर देना। हाँ जी, इस पौधे के मैं और भी आपको बड़े मैजिकल जो है वो बेनिफिट्स बताऊंगी। मैं बेचूंगा ये ट्राई करके, साइड बिजनेस। बिल्कुल, ये बहुत एक्सपेंसिव, आप जाएं जाके इसको सर्च करें, ये इतने महंगे जो है वो बिकते हैं हम लोग, और ये गिरे हुए होते हैं, डेली बेसिस पे लगते हैं। तो ड्राई करने का प्रोसेस क्या वो भी बता दो। धो के आप किचन के अंदर एक छलनी सी के अंदर रख दें जिसमें से हवा का क्रॉस हो, ठीक है। ये 5-6 दिन के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो आप इनको जो है वो किसी भी कंटेनर के अंदर डालें, इसके अंदर आप वो वाली थैली सिलिका जेल की जो आपकी मेडिसिन से निकलती है वो आप डाल दें, नमी नहीं आएगी। ये आपके 6 महीने उसके बाद हम इसका पाउडर बना के रखें या इसको इसी ऐसे ही आप फूलों का जो है वो कहवा बनाएं। हाफ लेमन इसमें आपने 3 फूल डालने, 1 कप 3 से 4 फूल 1 कप में बहुत हैं। ये बिल्कुल रेड कलर का कहवा बनेगा। तो ये ब्लश ऑन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छाइयाँ किसी भी सूरत में नहीं जा रही। अभी आपने बात की आफ्टर प्रेगनेंसी की, आफ्टर प्रेगनेंसी के अंदर तो ये इतना जो है वो आपको बेनिफिट देगा। आपके अंदर जो भी आयरन की या कोई भी आपके अंदर विटामिन की कमी है उसको पूरा करने के साथ साथ ये आपकी जो छाइयाँ आ रही हैं, जैसे नेक ब्लैक हो रही है या बॉडी पे कहीं पे भी टैनिंग हो रही है, स्ट्रेस मार्क्स हो रहे हैं, उसको भी जो है ये खत्म करेगा। कोई भी एज ग्रुप का जो फर्द है यूज कर सकता है, एज ग्रुप का। और ये उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है, मैं बताती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ब्लड प्रेशर को जो है ये नॉर्मल करेगा। और खासकर वो लोग के जिनके हर वक्त हाथों पे, बॉडी पे जो है वो पसीना आता है, पसीने से स्मेल आती है और बॉडी हीट अप रहती है, गर्म रहती है हर वक्त, किसी किस्म का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो नहीं लें, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। वो लेना चाह रहे तो इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दें जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो इसके साथ आप यकीन करेंगे कि छाइयाँ जो है वो 1.5 महीने के अंदर आपकी 50% किसी भी चीज़ से सही नहीं हो रही, आपकी फ्रैकल्स इसके साथ खत्म होना शुरू हो जाएंगी। कलर को पिंक करेगा। ये बच्चे 5 साल के एज ग्रुप में भी आप इसको दे सकते हैं। कहवा बना के बच्चों को इसका, हाँ जी बिल्कुल, इसका कहवा बना के आप दें। तो ये जो है ये मेरा आजमुदा है। और बच्चियाँ खासकर जिनके हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस होते हैं, 3-3 माह उनका साइकिल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, वेट जो है वो गेन कर रही हैं या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, उन सब के लिए जो है वो इसका कहवा जो है वो मैजिकल। पत्ते नहीं डालने, बस फूल। हमारे पास एक सवाल है जी, ये है जी एथलीट्स फुट, हाइपर पिगमेंटेशन एंड फॉलिक्यूलेट्स। हाँ जी, ये वाले जो मसाइल हैं इनका हल क्या है? इनका हल देखिए, मेन चीज़ यही आ जाती है कि मैं फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सटर्नली जो है वो चीज़ों को यूज़ करने के इतना हक में नहीं हूँ, जितना जो आपका रूट कॉज है, जितना आपका, क्योंकि ये सारे मसले मसाइल इश्यूज आपकी इंटरनल हेल्थ या इंटरनल आपके जो भी हार्मोन्स या इंटरनल कोई भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारे इश्यूज और प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तो अगर आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि मल्टीपल जो है वो अगर किसी को कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे भी आपने एक्जिमा की बात की, तो उन्हें और दूसरे भी, जैसे जॉइंट्स में पेन आ रही है या हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, या नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही है, या मसल्स में जो है वो पेन हो रही, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंटरनली जो है वो, तो मेन चीज़ ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करें। लाइफस्टाइल में आप अपनी एसिडिक फूड्स को जो है वो साइड पे कर लें। जितनी जंक फूड्स हैं, जितनी बैक्टीरिया की आपकी हैं, और आपका जो है वो वाइट पॉइजन, जिसमें आपकी शुगर, आपका नमक और आपका मैदा, ये 3 चीज़ों को अगर आप साइड पे करके आप पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाएं, और अपना जो है वो आप जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल हैं, ये अगर आप डेली बेसिस के ऊपर आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके खुद ब खुद ये वाले जो है वो बगैर मेडिसिन के आपके तमाम इश्यूज, तमाम मसले मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नगीर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आपने जो टोटके बताए हैं, जो जड़ी बूटियाँ और जो पौधे आपने बताए, जिन फूलों का इस्तेमाल करके हम संगीन जो मसाइल हैं स्किन के, उनका भी इलाज कर सकते हैं। जहाँ पे भी ये पौधे देखने हैं वो उतार लेंगे फूल। ये बेहतरीन आपका शैम्पू है, इसके पत्तों को जो है आप थोड़ा सा ग्राइंड करके अपने बालों में लगाएं। किसी चीज से आपकी डैंड्रफ खत्म नहीं हो रही, इन पत्तों से आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, और ऐसे लगेगा कि आपने बालों में हेयर बोटॉक्स या केराटिन इस्तेमाल करना है। इसको सिंपल आप ग्राइंडर में डाल लें, थोड़े से ये पत्ते डाल दें, अगर एलोवेरा जेल है जरा सी वो डाल के ब्लेंड करके
आप इसका पेस्ट जो है वो पूरे बालों में लगाएं, 5 मिनट लगा रहे मसाज करके। नैयर आपा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया हमारे, तो आज मुझे और अजीम को इजाजत दीजिए। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।